which means cardiac. The terminology can be traced back to the Latin term cardia, यानी हर्ट जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, कार्डियक जो है वो हार्ट से रिलेटेड मेडिकल का टर्म है, और KARDIA ये कार्डिया जो है वो लैटिन का वर्ड है, तो कार्डिया से कार्डियक वर्ड बना है। और हार्ट की जो स्टडी की जाती है उसको हम कार्डियोलॉजी, और द फिजिशियन हु डील विथ द हार्ट प्रॉब्लम्स उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द हार्ट इज ए वाइटल ऑर्गन, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस 75 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जो है वो लगभग 75 कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको आप हार्ट बीट कहते हैं। ए ह्यूमन हार्ट वुड कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, इंटरेस्टिंग स्लाइड भी है। हमारा हार्ट जो है वो एक मिनट में 75 बीट्स करता है। इस हिसाब से एक ह्यूमन हार्ट जो है एक दिन में लगभग 1,08,000 बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी तरह से मोर देन 39 मिलियन टाइम्स इन ए वन ईयर, एक साल में 39 लाख बार हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यदि एक व्यक्ति की औसत आयु 75 ईयर है, तो लगभग उसकी एंटायर लाइफ के अंदर जो है 3 बिलियन, 3 खरब बार हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। Each of the major pumping chamber of the heart ejects approximately 70 ml blood per contraction in a resting adult. एक सामान्य अवस्था में जो अडल्ट होता है, नॉर्मल मतलब कोई हैवी वर्क वगैरह नहीं कर रहा हो, कोई भी हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज, या मसल्स का कोई ऐसा पावरफुल काम नहीं कर रहा हो, वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो ऐसे टाइम पे हार्ट जो है वो हर कॉन्ट्रैक्शन में, ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट में लगभग 70 ml ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में पंप कर दिया जाता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हार्ट एक मिनट में जो है वो 5.25 लगभग हमारी बॉडी के टोटल ब्लड को हार्ट जो है वो एक मिनट में पंप कर देता है। इस हिसाब से 14,000 लीटर ब्लड जो है वो पर डे पंप होता है हार्ट के द्वारा। और इन ईयर, एक ईयर के अंदर लगभग, अब आप देख लीजिए, 2.6 मिलियन, 2.6 लाख गैलन ब्लड जो है वो 60,000 माइल्स ऑफ वेसल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। 60,000 माइल, एक माइल का मतलब होता है 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 इंटू 60,000 कर लीजिए आप, इतनी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। यदि आप सारी ब्लड वेसल्स को इंटरकनेक्ट करके जोड़ेंगे तो इतना लंबा एक सफर हो जाता है। यानी देर इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। ये चीज आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी हमारे हार्ट के बारे में समझने के लिए। ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का ओरिएंटेशन किस तरह का होता है? इन द एम्ब्रियो लाइफ के अंदर द हार्ट बिगिंस टू बीट एट द 4 वीक्स ऑफ एज। जब एम्ब्रियो 4 वीक्स का होता है उस समय हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है। द हार्ट इज ए रफली कॉन शेप्ड hollow fibromuscular organ which is about 12 centimeter long, 8 centimeter wide and 6 centimeter thickness। हार्ट जो है एक रफली, रफली का मतलब होता है खुरदुरा, कौन शेप, कौन का मतलब होता है शंकु के आकार का, हॉलो का, हॉलो का मतलब होता है, हॉलो का मतलब होता है पोला, पोला का मतलब अंदर से खोखला होता है। फाइब्रोमस्कुलर का मतलब होता है फाइब्रस और मसल्स इन दोनों से बना हुआ ऐसा ऑर्गन होता है। हार्ट जो है एक खुरदुरा, शंकु के आकार का, खोखला, फाइब्रस और मसल्स टिश्यू से बनने वाला ऑर्गन होता है, जो कि लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर वाइड होता है, दिख रहे बने
कौन है ये? बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जो कि लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर वाइड होता है, और 6 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है हर्ट की। इट्स वेट अबाउट 225 टू 250 ग्राम इन फीमेल। फीमेल के अंदर हर्ट का जो एवरेज वेट होता है वो 225 ग्राम से 250 ग्राम के आसपास होता है। बट इट इज हैवियर इन मैन। मैन के अंदर हर्ट का वेट भारी होता है, ज्यादा होता है, अबाउट 300 टू 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम के आसपास। तो हम क्या कहते हैं? मेंस हर्ट इज मोर हैवियर देन द फीमेल हर्ट्स। मैन जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं हर्ट से, रेदर देन फीमेल। द ह्यूमन हर्ट इज लोकेटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी। ह्यूमन हर्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट के अंदर सिचुएटेड होता है, मीडियली बिटवीन द लंग्स इन द स्पेस। इसके दोनों साइड में जो है वो लंग्स स्थित होते हैं। और हर्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के मीडिया स्टिनम, ये देखिए आप एक वर्ड लिखा हुआ है कि नोन एज द मिडिल मीडिया स्टिनम। हर्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के मिडिल मीडिया स्टिनम के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी थोरेसिक, देखिए मीडिया स्टिनम क्या है? द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, वक्षीय गुहा के अंदर, जहां लंग्स स्थित होते हैं, तो दो लंग्स के बीच में जो एक खाली जगह होती है उस जगह को हम मीडिया स्टिनम कहते हैं। और स्टडी पर्पज के हिसाब से मीडिया स्टिनम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सुपीरियर मीडिया स्टिनम और इंफीरियर मीडिया स्टिनम। तो इंफीरियर जो मीडिया स्टिनम है वो फर्दर डिवाइड होता है तीन डिवीजन में: एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो इस तरह से हर्ट जो है वो मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर सिचुएटेड होता है। मीडियास्टिनम का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आएगा आगे की क्लासों में, जहां अपन इसको ढंग से समझेंगे मीडियास्टिनम क्या है। The heart is separated from the other mediastinal structure by a tough membrane known as the pericardium or pericardial sac। यानी हर्ट जो है, मैंने आपको बताया, हर्ट जो मिडिल मीडिया स्टिनम के अंदर सिचुएटेड होता है। अब मिडिल मीडिया स्टिनम के आगे जो है वो एंटीरियर मीडिया स्टिनम है, और मिडिल मीडिया स्टिनम के पीछे जो है वो पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम है। तो इन दोनों से, एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम से, हर्ट जो है वो एक पेरिकार्डियम लेयर के द्वारा सेपरेटेड होता है। या आप दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम, जो कि हर्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो हर्ट को चारों तरफ से सराउंडिंग करती है, उसको चारों तरफ से बांध के रखती है। पेरिकार्डियम को आप पेरिकार्डियल सैक भी कह सकते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर आपको पता है, पेरिकार्डियम जो है वो सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। सीरस मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है वो पेराइटल पेरिकार्डियम है, और इनर जो है वो विसरल पेरिकार्डियम है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी तो वो कैविटी जिसमें पेरिकार्डियम सिचुएटेड है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि इस पेरिकार्डियल यानी जो सीरस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाएगा। द डोर्सल सरफेस ऑफ द हर्ट लाइज नियर द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रे। हर्ट का जो डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल का मतलब होता है नीचे का, हर्ट का जो इंफीरियर सरफेस होता है, हर्ट का जो डोर्सल सरफेस होता है, वो वर्टिब्रे की बॉडीज के पास में स्थित होता है। लेकिन हर्ट का जो एंटीरियर सरफेस है, आगे का एंटीरियर सरफेस सिट्स डीप टू द स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज। हर्ट का जो एंटीरियर सरफेस है, आगे का जो सरफेस है, वो स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ में अटैच होता है।
समझ रहे हैं आप? उसके हार्ट के एंटीरियर सरफेस के अंदर जो है वो स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज का मतलब आपकी जो रिब्स को मिड स्टर्नम जो बोन होती है ना, मिड स्टर्नम जिसको आप ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं उन कार्टिलेजेस को हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। The great veins, that is superior and inferior vena cava, the great arteries, that is aorta and the pulmonary trunk, are attached to the superior surface of the heart called the base. हाँ, ध्यान दीजिएगा, अपेक्स का मतलब, दो शब्द है, अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ और बेस का मतलब होता है नीचे की तरफ। लेकिन हार्ट में ये पोजीशन थोड़ी सी अलग होती है। हार्ट का बेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है और हार्ट का अपेक्स जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हार्ट का जो सुपीरियर सरफेस होता है उसको हम बेस कहेंगे। उस बेस में चार ग्रेट ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। उनको हम चार ये ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। द बेस ऑफ द हार्ट यानी ऊपर वाला जो बेस है, द बेस ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज। हार्ट का जो बेस है वो थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के पैरेलल में पाया जाता है। मैं आपसे कहूँ कि साहब एक मुझे थोड़ी लोकेशन बताइए कि हार्ट का बेस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर ये है कि आपकी जो कोस्टल कार्टिलेज है उस कोस्टल कार्टिलेज में थर्ड नंबर जो कोस्टल कार्टिलेज है वहां तक पहुंचता है हार्ट केस। द inferior tip of the heart, the apex lies just to the inferior tip of the heart, the apex lies just to the left of the sternum between the junctions of the fourth and fifth ribs near their articulation with the costal cartilage। अब आप आ जाइए अपेक्स के ऊपर। अपेक्स हार्ट का वो पार्ट है जो नीचे की तरफ है। तो स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम आपको बार बार नहीं बताऊंगा, स्टर्नम का मतलब समझ रहे, ब्रेस्ट बोन, जो बीचों बीच में जो हड्डी पाई जाती है ना, जो रिब्स को आपस में जोड़ती है, उसको स्टर्नम कहते हैं। आप उसको स्टर्नम कह लीजिए, मिड स्टर्नम कह लीजिए, आप उसको ब्रेस्ट बोन कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो हर आप जो है स्टर्नम के लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? जहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर की रिप्स प्रेजेंट होती है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर की जो रिप्स प्रेजेंट होती है वहां तक पहुंचता है हार्ट का अपेक्स पार्ट। और किस तरफ प्रेजेंट होता है? जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, उसके लेफ्ट साइड में। द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डिफ्लेक्टेड एंटीरियरली। अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन देखेंगे। यदि हम हार्ट को ऐसे हमारी बॉडी में टगा हुआ देखें कि हार्ट हमारी बॉडी में टगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट का जो राइट साइड ऑफ द चैम्बर है, हार्ट का जो राइट पार्ट है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है एंटीरियरली। डिफ्लेक्टेड एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। और हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ झुका हुआ रहता है। सो ये ध्यान रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। आपको हार्ट की पोजीशन और उसका ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। क्यों? जब भी आप एक पेशेंट की हार्ट साउंड सुनते हैं तो चेस्ट पे आप स्टेथोस्कोप को जब लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेथोस्कोप आपको उसको कहाँ लगाना है। इसके अलावा जब हम हार्ट का एक्सरे लेते हैं तो उस समय भी हमें हार्ट की पोजीशन का नॉलेज रहना चाहिए। The slight deviation of the apex to the left is reflected in a depression in the medial surface of the inferior lobe of the left lung called the cardiac notch। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें अपन इस डायग्राम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ये हार्ट, ये लंग्स हैं आपके दोनों, ये वाले। आपको कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है ना? मैं जहां अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस। ओके ओके, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो लंग्स हैं। इन दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस को हम मीडियास्टिनम कहते हैं। ये जो स्पेस होता है, और इस मीडियास्टिनम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सुपीरियर मीडियास्टिनम, यानी ये इतना हिस्सा सुपीरियर मीडियास्टिनम है। और ये बचा हुआ नीचे का हिस्सा जो है ये इंफीरियर मीडियास्टिनम है। तो इंफीरियर मीडियास्टिनम जो नीचे का हिस्सा है वो फर्दर डिवाइड होता है तीन डिवीजन में, एंटीरियर, और उसके बाद में मिडिल, और उसके बाद में पोस्टीरियर। तो जो मिडिल मीडियास्टिनम है उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है ना? और अब बात ये आ रही है कि हार्ट का ये जो ऐसे हल्का सा हार्ट आपको घूमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, इसको हम कार्डियक नोच कहते हैं। दिस इज कार्डियक नोच, दिस वन। यानी हर्ट का जो अपेक्स पार्ट, हर्ट का बेस तो ऊपर हो गया, और ये हर्ट का अपेक्स हो गया। अपेक्स नीचे की तरफ होता है। शब्दों पे मत जाइए, शब्दों पे यदि आप जाते हैं तो अपेक्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और बेस का मतलब होता है नीचे की तरफ। लेकिन हर्ट उल्टा टका हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हर्ट का बेस तो हो गया ऊपर, और हर्ट का अपेक्स हो गया नीचे की तरफ। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे की तरफ हर्ट का ये जो अपेक्स पार्ट है, ये हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ, यानी हार्ट का जो लेफ्ट लंग्स है उस तरफ ये ज्यादा मात्रा में बाहर की तरफ से निकल जाता है। ये जो निकला हुआ पार्ट है, उभरा हुआ ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कार्डियक नोच कहते हैं। दिस वन इज द कार्डियक नोच। अब ये कार्डियक नोच की वजह से इसने जो लेफ्ट लंग्स का जो स्पेस होना चाहिए, लेफ्ट लंग्स का जो जगह होनी चाहिए, उस जगह को इसने अनाधिकृत रूप से कवर कर लिया, एक तरीके से कब्जा कर लिया हार्ट की उस जगह पे। यही वजह है कि राइट लंग्स के कंपैरेटिवली लेफ्ट लंग्स जो है वो छोटा होता है। राइट लंग्स के कंपैरेटिवली लेफ्ट लंग्स जो है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग्स का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड बाय द कार्डियक नॉच ऑफ द हार्ट। हार्ट की कार्डियक नोच के द्वारा उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। यही एक वजह है कि यहाँ देखिए आप, इस वाले लंग्स में आपको तीन लोब दिखाई दे रही हैं इसकी, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। ये सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, ये इंफीरियर लोब है हार्ट की, वो सॉरी लंग्स की, राइट लंग्स की। लेकिन जो लेफ्ट लंग्स है उसकी आपको दो ही लोब दिखाई दे रही है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। देर इज नो मिडिल लोब इन द लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग में कोई मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज कंसिडरेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्डियक नोच ऑफ द हार्ट। हार्ट की कार्डियक नोच के द्वारा उसको भर लिया जाता है। ये बात आपके समझ में आई? इसके अलावा मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताई थी कि हार्ट का जो बेस पार्ट होता है, हार्ट का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, उसमें चार ग्रेट ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं वो? ये वाली जो आप देख रहे हैं ये सुपीरियर वेना केवा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंफीरियर वेना केवा है। और आ, इसके अलावा अयोटा आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, एक दूसरे डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ, इसमें देखिए आप, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये आपकी अयोटा है, ये आपके क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ये चार ग्रेट ब्लड वेसल्स जो हैं वो बेस ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के ऊपर के पार्ट के अंदर ये कनेक्टेड होती हैं। बाकी इस स्ट्रक्चर के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये है, देखिए वो कार्डियक नोच, ये आप दिख रहे हैं या हल्का सा ये इधर घूमी हुई है, ये हार्ट का ये अपेक्स होता है। और इस अपेक्स पार्ट में ये जो नोच बनती है, ये जो कर्व बनती है, इस कर्व को हम कार्डियक नोच कहते हैं। ये रफली होता है, खुरदुरा होता है। देखो आप यदि इसका ओरिएंटेशन देखेंगे तो हार्ट जो है वो आपको खुरदुरा दिखाई देगा। और
फाइब्रोमस्कुलर, यानी इसकी ऊपर की लेयर फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है और मिडिल लेयर जो है वो मसल्स की बनी हुई है, इसलिए इसको फाइब्रोमस्कुलर भी कहते हैं। अंदर से ये पोला होता है क्योंकि इसमें खाली चेम्बर्स होते हैं जिन्हें ब्लड आकर के भरता है, इसलिए इसको पोला रखा गया है। ठीक है। और शंकु के आकार का, कौन शेप्ड, कौन यानी शंकु के आकार का होता है ये वाली बात मैंने आपको आ, इस वाली स्लाइड के अंदर समझाई थी। अच्छा, और इसमें कुछ बताने की नहीं है, बाकी ये इसके एसोसिएट स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपको ये एसोसिएट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी, जब हम इनके बारे में काफी पढ़ चुके होंगे तब आपको ये सब स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगी। खाली एक आप याद रखिए कि ब्लड, एक थाइमस ग्लैंड, हालांकि लिम्फेटिक सिस्टम में अपन पढ़ेंगे, पर थाइमस ग्लैंड जो है वो ब्लड के अंदर आई थी, याद करिए आप। बी लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको कल बताया था, बी लिम्फोसाइट्स आर entered into the spleen and the thymus gland where they become activated and mature. टी लिम्फोसाइट तो डायरेक्टली किल करती हैं, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटर कर जाती हैं लिम्फ नोड में, स्प्लीन में और थाइमस ग्लैंड में। वहां शब्द आया था थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में बी लिम्फोस, ये है वो थाइमस ग्लैंड, देखिए ये वाली, यानी नेक में प्रेजेंट होती है, हमारी गर्दन में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। वहां पर बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होती हैं और एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर बन जाती हैं थाइमस ग्लैंड में, ये काम होता है थाइमस ग्लैंड में। नेक्स्ट आपके याद रहा है मेम्ब्रेन, झिल्लियां, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं झिल्लियां। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आउट ऑफ विच देयर आर थ्री लेयर्स। थ्री लेयर जो है हार्ट के सराउंडिंग में पाई जाती है। पेरिकार्डियम जो है वो आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो है वो मिडिल लेयर होती है, एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर होती है। यहाँ देखिए आप, यदि आप इसका एंटी, ये इस तरह का सेक्शन देख रहे हैं हम, एक इसका ये एंटीरियर व्यू है और कट एज ऑफ द पेरिकार्डियम, यदि हमने इस तरीके से इसका कट किया, कट सेक्शन देखा, तो हमें हार्ट की लेयर जो है वो इस फॉर्म के अंदर मिलेंगी। अपन वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, पेरिकार्डियम जो है, हार्ट की जो आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम लेयर होती है वो डबल लेयर फॉर्म में होती है, ध्यान रखिएगा। हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो डबल फॉर्म में होती है। 1 मिनट के बाद कनेक्शन इसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप तुरंत जो है वो दूसरे उसको लिंक को ज्वाइन करें। जो हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है वो डबल फॉर्म के अंदर बनी हुई होती है। डबल फॉर्म का मतलब होता है डबल लेयर में बनी होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार डबल शब्द आएगा, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम डबल फॉर्म के अंदर बनी हुई लेयर होती है, डबल लेयर में। तो डबल लेयर का मतलब जो आउटर पेरिकार्डियम है उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो इनर पेरिकार्डियम है उसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, आउटर मोस्ट लेयर, वो खुद डबल फॉर्म के अंदर बनी है। कौन से डबल फॉर्म में? उसकी जो आउटर कवरिंग है वो डेंस फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है, और इनर जो कवरिंग है वो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और जो सीरस पेरिकार्डियम है, यानी इनर पेरिकार्डियम जिसको हमने बोला था, जिसका नाम था सीरस पेरिकार्डियम, वो सीरस पेरिकार्डियम खुद डबल फॉर्म के अंदर बनी है। आउटर जो लेयर है उसको आउटर जो लेयर है उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो विसरल पेरिकार्डियम है उसको हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। समझ में आई आपको ये बात? नहीं आई हो तो मैं और कुछ इसका ऑप्शन बताऊं।
समझ में आई क्या आपको ये बात? देखिए इस डायग्राम के अंदर आप इन डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए कि जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, सबसे पहले तो आप फाइब्रस पेरिकार्डियम को देखिए। फाइब्रस पेरिकार्डियम डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद में जो आपके सीरस पेरिकार्डियम है, तो सीरस पेरिकार्डियम खुद दो लेयर से बनी हुई होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और नंबर सेकंड होती है विसरल पेरिकार्डियम। तो जो विसरल पेरिकार्डियम है उसको हम एपिकार्डियम, यहाँ लिखा हुआ है देखो, विसरल पेरिकार्डियम जो है उसको हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम एपिकार्डियम कहते किसे हैं। हकीकत में एपिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियम का ही पार्ट होती है। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर में के अंदर भी कंसीडर की जाती है, और एपिकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर में भी कंसीडर की जाती है। डोंट बी कंफ्यूज। यदि मैं पेरिकार्डियम की बात करूंगा तो पेरिकार्डियम जो है वो फाइब्रस और सीरस, जो पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस और सीरस दोनों से मिलकर के बनती है, इसलिए हम उसको एक आउटर कवरिंग के रूप में ही कंसीडर करेंगे। लेकिन चूंकि एपिकार्डियम जो है ये काफी डीपली अंदर स्थित होती है, इसलिए ये इनर पेरिकार्डियम के रूप में भी कंसीडर की जाती है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है इन चीजों को समझने के लिए। उसके बाद में सेकंड मोस्ट जो आप लेयर देख रहे हैं ये वाली, ये है मायोकार्डियम, यानी कार्डियक मसल्स टिश्यू। ये वाले जो टिश्यू है, ये वाली जो लेयर है, ये पूरी की पूरी कार्डियक टिश्यू है। इन कार्डियक टिश्यू में some connective cells, connective tissues are also present. उसके बाद में नेक्स्ट जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये आप एंडोकार्डियम लेयर है। ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं ये आपकी एंडोकार्डियम लेयर है। एंडोकार्डियम लेयर के अंदर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और एंडोथीलियम, एंडोथीलियम का मतलब होता है एपिथीलियम टिश्यू which form the innermost layer of any structure where they known as endothelium. तो एंडोथीलियम तो जो है वो सबसे इनर मोस्ट एंडोकार्डियम लेयर हो गई। इसके ऊपर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके ऊपर फिर मायोकार्डियम, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है वो मायोकार्डियम लेयर बनाती हैं। और हार्ट की जो मायोकार्डियम के बाद में नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है आपकी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के ऊपर जो आती है वो आती है पेराइटल पेरिकार्डियम, और पेराइटल पेरिकार्डियम के ऊपर आपकी आती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये इस तरह से पूरा हार्ट की लेयर का क्लासिफिकेशन होता है। आप इसको यहां से समझिए। द फाइब्रस पेरिकार्डियम को दो टाइप से डिवाइड किया था मैंने आपको, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। देखिए, the fibrous pericardium is outermost layer consisting of loose fitting sac of strong fibrous connective tissue that extend inferiorly over the diaphragm and superiorly over the base of the large vessels that enter and leave the heart. हार्ट की जो आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम लेयर होती है उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और फाइब्रस पेरिकार्डियम लूज और लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, मजबूत होते हैं वो। तो ऐसी कंडीशन में दे एक्सटेंड इंफीरियरली ओवर द डायफ्राम। मैं आपसे कहूं पेरिकार्डियम किस एरिया तक पहुंचती है, तो नीचे की तरफ से पेरिकार्डियम जो है वो डायफ्राम तक पहुंचती है। डायफ्राम, डायफ्राम पता है ना आपको? डायफ्राम एक मसल्स है जो कि थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। और डायफ्राम रेस्पिरेटरी मसल्स भी है। दो ही मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। तो मैं अभी अपन इतना ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे इन मसल्स के बारे में, सिर्फ आप इतना सा समझिए कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो नीचे की तरफ से इंफीरियरली जो है वो डायफ्राम तक पहुंचती है, और ऊपर की तरफ से सुपीरियरली ओवर द बेस ऑफ द लार्ज वेसल्स
हार्ट में एंटर करने वाली और हार्ट को लीव करने वाली जो ब्लड वेसल्स ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वहां तक जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है, वहां तक फाइब्रस पेरिकार्डियम कवरिंग करके रखती है। एंटर करने वाली ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है देखो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंटर करती है, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी लीव करती है हार्ट को। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना, द ब्लड वेसल्स दैट एंटर एंड लीव द हार्ट। तो एंटर करने वाली तो हो गई आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, और लीव करने वाली आपकी हो गई अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ये लीव करती है, छोड़ के जाती है हार्ट को। नेक्स्ट जो पेरिकार्डियम है वो है सीरस पेरिकार्डियम। द सीरस पेरिकार्डियम इज ए फोल्डेड मेम्ब्रेन, ये फोल्डेड यानी डबल फॉर्म के अंदर होती है। द फोल्ड गिव्स इट टू लेयर्स, जो फोल्ड होते हैं वो उसकी दो लेयर बनाते हैं, पैराइटल और विसरल लेयर। तो जो पैराइटल है वो आउटर आउटर सीरस, जो पैराइटल है उसको अपन बोलेंगे पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और जो विसरल है उसको अपन बोलेंगे विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ये ध्यान रखिएगा, है ना। लाइनिंग द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द पैराइटल पेरिकार्डियम। फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है, ऊपर की जो लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम वाली, उसके जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो पैराइटल पेरिकार्डियम है। समझ में आ रहा है ना कि वो पैराइटल ही तो होगी। समझ में आया कि नहीं, वो पैराइटल ही होगी कि नहीं होगी, बताइए। आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाए। बच्चे लोगों, यस सर। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इस लाइन का मतलब समझिएगा, लाइनिंग द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द पेराइटल पेरिकार्डियम। नहीं समझे? सबको नींद आ गई क्या? जल्दी उठ गए क्या सब लोग? सर समझ गए। और तो बोल ही नहीं रहे। और तो कोई बोल ही नहीं रहा। तुम बताओ फरहा नौसीन, फरहा नौसीन, इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? लाइनिंग द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द पेराइटल पेरिकार्डियम। फरहा नौसीन। सर वो फाइब्रस पेरिकार्डियम का ऊपर का लेयर पेरेटल पेरिकार्डियम है सर। ओके, इस लाइन के, इस बात का ये मीनिंग हुआ, लाइनिंग द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द पेराइटल पेरी। सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर बताई थी वो फाइब्रस पेरिकार्डियम थी। फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे आप सिर्फ पेरिकार्डियम याद रखिए। पेरिकार्डियम दो टाइप की होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरी
कार्डियम जब खत्म हो जाती है, उसके बाद में जब सीरस पेरिकार्डियम स्टार्ट होती है दोनों ये आउटर मोस्ट लेयर, आप डोंट बी कंफ्यूज। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम दोनों मिला के आउटर लेयर बनाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वापस मैं इसको ये कहना चाह रहा था कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो जब खत्म हो जाती है, उसके बाद में जब सीरस पेरिकार्डियम स्टार्ट होती है, तो सीरस पेरिकार्डियम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पेराइटल, वही तो स्टार्ट होगी ना। तो उसके बाद में पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में फिर होगा फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, क्योंकि पेराइटल और सीरस लेयर के बीच में सीरस फ्लूइड पाया जाता है, ये आपको मैंने बता ही दिया। हमारी बॉडी में सीरस लेयर 3 जगहों पे पाई जाती है, ये मैंने आपको बता रखा था। हार्ट के चारों तरफ वो पेरिकार्डियम है, लंग्स के चारों तरफ वो प्लूरा है, और अब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ वो पेरिटोनियम है। वहां पे सब में ये जो सीरस मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर में ही बनी होती है। हर जगह पे इनको हम सीरस मेम्ब्रेन आउटर लेयर और विसरल लेयर जो है वो इनर मेम्ब्रेन के रूप में ही जानते हैं, सबको सब जगह। तो यहाँ पे भी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट बाद सीरस मेम्ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये इस लाइन का मीनिंग है। ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट मसल्स, on the surface of the heart muscles is the visceral pericardium। अब हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, सेकंड लेयर। तो सेकंड जो मिडिल लेयर है उसके साथ में जस्ट अटैच होने वाली जो पेरिकार्डियम होती है उसको हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पे इस लाइन में, कोई डाउट नहीं। विच इज ऑफन कॉल्ड द एपिकार्डियम। तो हमेशा आप याद रखिएगा, हार्ट की आउटर आउटर लेयर पेरिकार्डियम में जो विसरल पेरिकार्डियम होती है उसको हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन देयर इज ए सीरस फ्लूइड। दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सीरस फ्लूइड कहते हैं। अब आप इस सीरस फ्लूइड का नाम बदल सकते हैं। नाम क्या बोलेंगे आप इसका, यहाँ पे इस फ्लूइड का क्या नाम बोलेंगे आप यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ है ना, पेरिकार्डियम। देखो, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से ऑर्गन लेयर डैमेज ना हो जाए, इसके लिए जो फ्लूइड फ्लूइड जो है वो एक लुब्रिकेटिंग का काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक अब्जॉर्बर का मतलब किसी ने जोर से छाती में मुक्का मारा तो तुरंत पूरी छाती में वाइब्रेशन, कंपन पैदा हो गया, तो वो वाइब्रेशन हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हार्ट तक पहुंचने के लिए फ्लूइड बीच में प्रेजेंट है, तो वो फ्लूइड जो है उस शॉक को अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हार्ट तक नहीं पहुंचने देगा। नेक्स्ट है आपके मायोकार्डियम लेयर। माइक ऑफ कर लो जिसने भी ओपन कर रखा है। द मिडिल एंड थिकेस्ट लेयर, मिडिल लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर इज द मायोकार्डियम, विच आर मेड लार्जली ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, जो कि कार्डियक मसल सेल से बनी हुई होती है। यहाँ पे कार्डियक मसल सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स होती है उनको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, साइट्स का मतलब सेल। तो कार्डियक मसल्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको कार्डियोमायोसाइट्स कहा जाता है। इट इज बिल्ट अपॉन ए फ्रेमवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स and the blood vessels that supply the myocardium and the nerve fibers that help regulate the heart। इसी मायोकार्डियम लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, इसी मायोकार्डियम लेयर में ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं
ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं कंटिन्यूअसली, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं हार्ट मसल्स के लिए, ताकि हार्ट मसल्स जो है वो विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के और स्मूथ आराम से जो है वो काम कर सकें। इसके लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो नर्व जो नर्व वहां पे प्रेजेंट होती हैं, वो नर्व हार्ट बीट को रेगुलेट करने का, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो वो भी आपकी मायोकार्डियम लेयर में ही प्रेजेंट होती है। It is the contraction of the myocardium that pump blood through the heart and into the major arteries. जब मायोकार्डियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो मेजर आर्टरीज हैं, मेजर आर्टरी कौन कौन सी हो गई, आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, इनके थ्रू ब्लड जो है वो पंप हो जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी हार्ट को छोड़ के चला जाता है। द मसल्स पैटर्न इज एलिगेंट एंड कॉम्प्लेक्स। हार्ट में जो मायोकार्डियम लेयर पाई जाती है, जो कार्डियक मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो पैटर्न जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। एज द मसल्स सेल स्विरल एंड स्पाइरल अराउंड द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स के चारों तरफ हार्ट कार्डियक मसल्स जो है वो लिपटी हुई रहती हैं, अरेंज रहती हैं, जो क्या बनाती हैं, फिगर 8 यहां देखिए आप, ये देखिए हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसको हम एट्रियम कहते हैं। हार्ट के नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो एट्रियम चैम्बर में भी कार्डियक मसल्स जो है वो 8 के फॉर्म, जैसे आप 8 बनाते हैं ना, उसी पैटर्न के अंदर मसल्स अरेंज होती है एट्रियम में भी, और उसी पैटर्न में अरेंज होती है आपके मसल्स वेंट्रिकल्स में भी। वेंट्रिकल जो कि नीचे के चैम्बर है, जिनको हिंदी में बच्चे आलिंद और निलय के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। हार्ट का जो एट्रियम चैम्बर, ऊपर का जो चैम्बर होता है उसको आलिंद कहते हैं, और हार्ट के नीचे के जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, उनको हम निलय कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कार्डियक मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो 8 शेप में होता है, जैसे 8 बनते हैं। आरटीओ ऑफिस वाले भी 8 बना के रखते हैं। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप टेस्ट ड्राइव देने जाते हैं तो वो 8 बना के रखते हैं। इसका मतलब 8 कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो सेम यही बात यहाँ पे है, 8 कॉम्प्लेक्स है, जटिल स्ट्रक्चर है। उसकी वजह क्यों है, ये 8 के अरेंज में क्यों होती है, ऐसे 8 फॉर्म में क्यों होती है? क्योंकि 8 फॉर्म के अंदर कार्डियक मसल्स जब प्रेजेंट होती हैं तो दे प्रोवाइड ए symmetrical beating of heart during the contraction and relaxation। जब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई इन मसल्स को पहुंचती है, तो ध्यान दीजिएगा, एट्रियम में जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंची, एट्रियम में ऊपर के चैम्बर्स में जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंडक्टिंग सिस्टम से पहुंची, तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो स्पाइरल जो 8 बना हुआ है एट्रियम की मायोकार्डियम लेयर में, जो 8 पैटर्न बना हुआ है, वो 8 पैटर्न पूरे के पूरे एट्रियल, दोनों जो एट्रियम चैम्बर्स हैं उनको एक साथ खाली कर देगा, और खाली करके उनके ब्लड को कहां डाल देगा, नीचे के वेंट्रिकल्स में डाल देगा। वैसे ही जब वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम लेयर के अंदर 8 पैटर्न में कार्डियक मसल्स अरेंज होती हैं, तो जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई वेंट्रिकल्स में पहुंचती है, तो वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम लेयर है उनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो स्पाइरल 8 पैटर्न बना हुआ है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड एक साथ पंप आउट हो जाएगा, मतलब ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा,
और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो अयोटा में चला जाएगा। चलिए, आप नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, अभी आप समझिए भी मत, अभी खाली आप कार्डियक मसल्स को समझिए। हार्ट की इनर स्ट्रक्चर के बारे में तो अपना पूरी चैप्टर आएगा आगे, अपन उसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, muscles as swirl and spiral around the chambers of the heart. They form a figure 8 pattern around the atria and around the base of the great vessels. Deeper ventricular muscles also form a figure 8. जो ventricle की जो मसल, इस एट्रियल की हो गई, वेंट्रिकल की मसल्स भी फिगर 8 बनाती हैं। टू, अब देखिए, टूवर्ड्स टू वेंट्रिकल्स एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द अपेक्स। More superficial layer of ventricular muscles wrap around both ventricles. This complex swirling pattern allows the heart to pump blood more effectively than a simple linear pattern would. एक सिंपल साधारण पैटर्न में कार्डियक मसल्स का अरेंज होने की बजाय यदि 8 के कॉम्प्लेक्स पैटर्न में हार्ट मसल्स अरेंज है तो उससे मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा और उसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर पंप किया जा सकेगा हार्ट के वेंट्रिकल्स के द्वारा। ये इसका एक पैटर्न है, ये आपको मैंने बताया है। ये इसको आप, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप स्केलेटन ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। स्केलेटन ऑफ द हार्ट, समझिए, आप शब्द को समझिए। स्केलेटन ऑफ द हार्ट, स्केलेटन तो बोन से रिलेटेड है, स्केलेटन जो शब्द आता है वो तो बोन से रिलेटेड है, जबकि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, स्केलेटन ऑफ द हार्ट, हार्ट का कंकाल। जबकि हार्ट तो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, फाइब्रस से बना हुआ है। तो फाइब्रस जो ऑर्गन है, फाइब्रस जो टिश्यूज हैं, उन्हीं को हम स्केलेटन ऑफ द हार्ट कहते हैं। फाइब्रस टिश्यू की ऐसी ऐसी संरचनाएं जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उन सब को मिला के हम स्केलेटन ऑफ द हार्ट कहते हैं। देखिए अब क्या है, वो अपना आगे आने वाला टॉपिक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वाल्व है ये सभी फाइब्रस, ये सभी स्केलेटन ऑफ द हार्ट के अंदर आते हैं। स्केलेटन ऑफ द हार्ट इंक्लूड्स फाइब्रस रिंग अराउंड वाल्व, वाल्व के चारों तरफ जो फाइब्रस की रिंग्स पाई जाती हैं। ये वो डायग्राम नहीं है, ये तो मैं आपको खाली 8 पैटर्न के लिए मैंने ये डायग्राम उठाया कि 8 का पैटर्न कैसे होता है। बाकी स्केलेटन ऑफ हार्ट जो है वो अपन पूरा का पूरा अपना टॉपिक है, अपन उसके अंदर उस समय प्रॉपर डायग्राम के साथ में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, डोंट बी वरी। कार्डियक मसल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की कार्डियक मसल्स हैं। ये कार्डियक मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल की हैं। और ये आपके पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है, अयोटिक वाल्व जो अयोटा में प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो आपके राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उनके बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट साइड के जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर ये बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। और देखिए, इनमें, इनको हम सेमी लूनार भी कहते हैं, सेमी लूनार, इनको हम कस्प कहते हैं। ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, इनके साथ में कस्प वर्ड जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, CUSP, कस्प। कस्प का मतलब इनकी डिजाइन जो है वो किवाड़ जैसी होती है। जैसे आप घर का गेट खोलते हैं तो जिस तरीके दो पल्ले होते हैं ना, ऐसे घर में ऐसे गेट होते हैं जिनके दो पल्ले होते हैं, दोनों पल्लों को एक साथ बंद करके, बंद एक साथ मिला के बंद किया जाता है। और जब खोलते हैं तो दोनों पल्लों को एक साथ धक्का दे करके खोलते हैं। तो वो जो कपाट है, जिनको मतलब आप बोलते हैं ऐसे, उनको हम कस्प वाल्व बोलते हैं। तो ऐसा डिजाइन जो है वो आपके हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। और पल्मोनरी और अयोटा जो, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा
के अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो सेमी ल्यूनार डिजाइन में होते हैं। सेमी ल्यूनार का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब समझिए जैसे चंद्रमा आधा होता है ना, वैसी डिजाइन फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको हम सेमी ल्यूनार कहते हैं। लूनार शब्द कहीं सुना है आपने स्पेस की दुनिया में? लूनार बताइए, लूनार सुना है कहीं आपने? नो सर। नहीं सुना? ये तो कॉमन एक वैसे ही पूछ लिया मैंने। सुना है सर लूनार सब। कहाँ कहाँ सुना है? सुना हुआ तो है। चांद को कहते हैं सर। चांद को? हाँ। हाँ। अच्छा, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स सर। लूनार एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को जो है वो लूनार एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण को सोलार एक्लिप्स कहते हैं। लूनार याद करिए आप, सोयूज लूनार जो फर्स्ट स्पेस था, जो जिसके थ्रू वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये बैठ के गए थे, उस अंतरिक्ष यान का नाम भी तो लूनार ही था। सोयूज लूनार याद करिए आप। एक वैसे पूछ लिया मैंने, आगे बढ़िए। एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। ये हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इट जॉइन द मायोकार्डियम विथ ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट की मिडिल लेयर मायोकार्डियम के साथ में हार्ट की इनर लेयर एंडोकार्डियम एक बहुत पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसके साथ में अटैच होती है, और वो आपको यहाँ डायग्राम में मैंने उस समय बताया भी था, देखिए आप, ये रही। ये सबसे इनर मोस्ट वाली जो है ये आपकी एंडोकार्डियम है। ये वाली देखिए आप, यहाँ एंडोकार्डियम लिखा हुआ है, और यहाँ आप एरो से चलिए, ये एंडोकार्डियम है। उसके बाद में आपकी ये जो है ये आपकी मायोकार्डियम है। इनके बीच में देखिए ये रहा, देखिए एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंडोकार्डियम को और मायोकार्डियम को दोनों को इंटरकनेक्ट करके रखता है। ये देखिए आप, वही बात मैंने हार्ट की अंदर की लेयर, ताकि ब्लड जो है वो फिसलता हुआ, मतलब स्मूथ रूप से जैसे आया तुरंत वापस चला गया, इतना स्मूथ सरफेस जो है वो एंडोकार्डियम लेयर के द्वारा, सबसे इनर मोस्ट जो चैम्बर है उनके द्वारा ये बनता है। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम। ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। which is continuous with the endothelial lining of the blood vessels। एंडोथीलियम जो कवरिंग है वो ब्लड वेसल्स लाइनिंग तक भी प्रेजेंट होती हैं। The endothelium may also regulate the growth pattern of the cardiac muscles throughout life and the, देखिए अब, the endothelium may also regulate the growth pattern of the cardiac muscle cells throughout life। यानी कि कार्डियक मसल्स के ग्रोथ पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए एंडोथीलियम के अंदर कंटिन्यूअसली बदलाव जो है वो होते रहते हैं। ये इस लाइन का मीनिंग है। और उनके द्वारा किनके द्वारा?
एंडोकार्डियम जो सेल्स है, एंडोथीलियम जो सेल्स हैं, उनके द्वारा एक हार्मोन्स सेक्रेट होता है। अब हार्मोन क्या है? अपने आप में केमिकल होते हैं, उनको हम एंडोथिलिन्स कहते हैं। जो हार्मोन प्रेजेंट या जो केमिकल एंडोथीलियम सेल्स से सेक्रेट होता है, उनको हम एंडोथिलिन्स कहते हैं। Endothelin secretes and create an environment in the surrounding tissue fluid that regulate ionic concentration and states of contractibility। संकुचनता और जो आयंस जो होते हैं उनकी सांद्रता को रेगुलेट करने के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट एंडोकार्डियम लेयर में प्रोवाइड करवाता है एंडोथिलिन्स। जो क्या है फिर? एंडोथिलिन्स आर पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंडोथिलिन जो है एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी कार्य करता है। कल मैंने आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के लिए एक नाम बोला था, बताओ, याद करिए। सेरोटोनिन। शाबाश। कल मैंने बोला था ना 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन विच इज आल्सो नोन एज द सीरोटोनिन, इट इज आल्सो एक्ट एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। सेम एंडोथिलिन जो है ये भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह कार्य करती है। एंड in a normal individual establish a homeostatic balance with other vasoconstrictor and vasodilator। दूसरे जो अदर फैक्टर्स हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर प्रोड्यूस करने वाले, उन सब के बीच में एक होम्योस्टेटिक बैलेंस रेगुलेट करने का काम भी एंडोथिलिन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। टोपोग्राफी ऑफ द हार्ट। हार्ट की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में बहुत सारे पॉइंट ऐड होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपके ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट। कि हार्ट के चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन जो है वो सिचुएटेड होते हैं। तो सबसे पहला इंफीरियरली, हार्ट के नीचे सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या होता है सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम जो है वो क्या होता है? देखिए, जो डायफ्राम है ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। डोम, डायफ्राम जो है ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। ये है, देखिए डायफ्राम। ये जो आप नाम देखिए, डायफ्राम लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी डायफ्राम है। डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी को, और ये जो सफेद पोर्शन आप देख रहे हैं ये अब्डोमिनल कैविटी है। तो अब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने के लिए ये जो गुंबद के आकार की डोम, डोम शेप का मतलब है गुंबज, जैसे गुंबद होता है ना वैसे, तो गुंबद शेप की जो आप मसल्स देख रहे हैं ये डायफ्राम है। अब इस डायफ्राम में सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम क्या हुआ? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम ये हुआ कि ये हार्ट का ये जो अपेक्स पार्ट है ना, देखिए आप, हार्ट का ये जो अपेक्स पार्ट है ये सफेद सफेद से फाइब्रस दिख रहे हैं आपको, फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ में इस डायफ्राम से जो है हार्ट जो है वो अटैच रहता है, स्थित रहता है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये तो मैंने आपको इसके लिए यहाँ ये जो सफेद सफेद से दिख रहे हैं ना, ये बताना चाह रहा था कि ये क्या है। अब हम आते हैं अपने मेन बात, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में। भाई थोरेसिक कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी को डायफ्राम ने सेपरेट किया, लेकिन बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी में जिनका आदान प्रदान रहता है, जो या तो थोरेसिक कैविटी से अब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेंगी या अब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी की तरफ जाएंगी। तो उनके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए, कोई मार्ग होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में देयर इज ए सेंट्रल ओपनिंग इनटू द डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर एक सेंट्रल ओपनिंग होती है, एक छेद होता है। उस छेद के थ्रू ही कोई भी स्ट्रक्चर थोरेसिक कैविटी से अब्डोमिनल कैविटी में या अब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में आ जा सकती है, एंटर कर सकती है और लीव कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए आप,
ईसोफेगस थोरेसिक कैविटी में भी पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कहते हैं, होता है कि नहीं होता? ईसोफेगस जो है वो थोरेसिक कैविटी में भी है और एब्डोमिनल कैविटी में भी है कि नहीं है? ईसोफेगस नाम सुना है आपने? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब बॉडी का सारा लिम्फ हमेशा एक ही दिशा में आता है और वो है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, तो वहां आकर के लिम्फ भी मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी लिम्फ वेसल्स है वो भी इसी सेंट्रल टेंडोन के थ्रू एंटर करेंगी थोरेसिक कैविटी में। तो ऐसे करके जो सेंट्रल टेंडोन होता है वो हार्ट के इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। ये मेरी इस लाइन का मीनिंग था, इंफीरियरली सेंट्रल टेंडोन ऑफ द डायफ्राम। हार्ट के सुपीरियरली अयोर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ये क्या क्या है, इन स्ट्रक्चर्स पे आप डाउट मत करिए। अभी हम हार्ट के बारे में जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपको ये एक भी वर्ड के बारे में डाउट नहीं रहेगा कि इनका मीनिंग क्या है। अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गन्स एसोसिएट। जब हम पल्मोनरी आर्टरी पढ़ेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी पढ़ेंगे हम, जब हम अयोर्टा पढ़ेंगे तो अयोर्टा पढ़ेंगे। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। खाली आप ये ध्यान रखिए कि हार्ट के सुपीरियरली जो है, हार्ट के ऊपर की तरफ जो है अयोर्टा प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है और पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है। आर्टरी और वेन में क्या फर्क है ये आप बेहतर जानते हैं। आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, ये इसकी एक डेफिनेशन बनती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि हार्ट को छोड़ करके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सभी आर्टरी होती हैं। हार्ट को छोड़ करके जाने वाली या हार्ट से निकल के दूर जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सभी आर्टरी हैं। और हार्ट की तरफ ब्लड को आने वाली जो वेसल्स होती हैं वो सभी वेन्स होती हैं। हार्ट की तरफ ब्लड को लाने वाली जितनी भी वेसल्स हैं वो सभी वेन है। तो अब आपको पता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, तो इसका मतलब आर्टरी जो होती हैं उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और जो वेन है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हार्ट के पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है? हार्ट के पोस्टीरियरली ईसोफेगस, ट्रैकिया, डिसेंडिंग अयोर्टा, इंफीरियर वेना केवा, थोरेसिक वर्टिब्रे। ये सब हार्ट के पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया जिसको आप रेस्पिरेटरी पाइप कहते हैं, डिसेंडिंग अयोर्टा। डिसेंडिंग अयोर्टा का मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द अयोर्टा। अयोर्टा का ये एक पार्ट होता है जिसको डिसेंडिंग अयोर्टा कहते हैं। क्या है ये अपन जब अयोर्टा पढ़ेंगे तब बताएंगे। इंफीरियर वेना केवा और वर्टिब्रे, ये सब जो है वो हार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रे कितनी होती है थोरेसिक?
12 और सिर्फ वर्टिब्रे कितनी होती हैं? 12 12। शाबाश। और हार्ट के लेटरली आपको पता ही है, लंग्स, राइट लंग्स राइट साइड में, लेफ्ट लंग्स लेफ्ट साइड में। अब देखिए ये इंफीरियरली, सुपीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, ये वर्ड का आज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में अपन इनके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है शुरू की क्लास में पढ़ चुके थे, इनका मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स का। कोई भी एनाटॉमिकल पोजीशन को शो करने के लिए इन वर्ड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। लंग्स, स्टर्नम, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये सारी की सारी जो है वो हार्ट के लेटरल में प्रेजेंट होती है। सरफेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के दो सरफेस होती है। सरफेस का मतलब होता है सतह। हार्ट की दो सतह होती है, ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहली सतह है इंटरकॉस्टल सरफेस और दूसरी सरफेस होता है डायफ्रामेटिक सरफेस। इंटरकॉस्टल नहीं, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस और दूसरा है डायफ्रामेटिक सरफेस। स्टर्नोकॉस्टल दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टर्नो यानी स्टर्नम, कॉस्टल यानी कॉस्टल। तो स्टर्नम और कॉस्टल की तरफ का जो सरफेस होता है उसको स्टर्नोकॉस्टल सरफेस कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द right atrium and right ventricle, and left portion of its left is formed by the left auricle. It is directed forward and upward. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, यहां इस डायग्राम में देखिए आप, ये मैं जैसे आपको कर्सर को घुमा रहा हूं ना, आप उस कर्सर को देखिएगा। ये जो कर्सर है ये इस तरह से, ये कर्सर घूम रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम स्टर्नोकॉस्टल सरफेस कहते हैं। यहां देखिए आप, जो किससे बना है, राइट एट्रियम। यहां देखिए आप, ये आपका राइट एट्रियम है, ये वाला पूरा चेंबर, ये राइट एट्रियम है। ये वाला चेंबर आपका राइट वेंट्रिकल है, और हल्का सा ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये वाला। ये पूरी की पूरी जो सतह है, ये सतह है, ये पूरी जो सतह है इस तरह से, इस सतह को, इस सरफेस को हम स्टर्नोकॉस्टल सरफेस कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपके स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस के जस्ट एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। या यूं कह सकते हैं कि इन सबके एंटीरियरली, आगे की तरफ जो है वो स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका डायफ्रामेटिक सरफेस। It is formed by the ventricles, mostly of the left ventricle. It is directed backward and downward and rest upon the central tendon of the diaphragm. ये आपको यहाँ बताया है। ये जो पोर्शन है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन है। देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट। और इसको आप ढंग से इस वाले डायग्राम में देखिए, ये देखिए आप, ये सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम पे हार्ट का जो मोस्ट, हार्ट का वो कौन सा चेंबर है जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर स्थित है, तो वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सरफेस जो है वो डायफ्रामेटिक सरफेस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ, सरफेस का मतलब हुआ कि हार्ट की वो संरचनाएं या हार्ट की वो स्ट्रक्चर्स जो किसी न किसी रूप में किसी स्ट्रक्चर के साथ में अटैच हो, वो सरफेस कहलाती है। तो ये दो सरफेस हो गए, याद रखिएगा, दो सरफेस हो गए, स्टर्नोकॉस्टल और डायफ्रामेटिक सरफेस। हार्ट की तीन बॉर्डर होती है, बॉर्डर ऑफ हार्ट।
या आपको डायग्राम मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा आज की क्लास में। आप लास्ट ये देखिए, बॉल सर आपकी आवाज बीच में जा रही है। सर कुछ सुनना ही नहीं दे रहा। सर आवाज नहीं आ रही अभी। नहीं रहेगी कि घर पहुंचना है, क्लास लेनी है। तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। सुबह 7 बजे आसानी से आप लोग सब जग जाते हैं और फ्रेश माइंड भी रहता है। तो सुबह का फिर मैं लिंक भेजूंगा आपके लिए, ठीक है ना? यस सर। हर्षित घायल जो है वो अब एडमिट के लिए उसने नोटिफिकेशन भेजा है। बोलना उस हर्षित घायल को कि भाई अब क्या करेगा। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आई थी अभी 1 मिनट के लिए। अब आ गई। अब तो आ रही है सर। मैं कल सुबह 7 बजे का लिंक भेजूंगा, ठीक है ना, आप सभी स्टूडेंट को। ये बेस्ट टाइम है 7 बजे का, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, ताकि आप फिर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे शाम के लिए, कहीं भी कोई भी काम के लिए। मुझे भी बहुत काम रहते हैं इवनिंग टाइम पे। चलिए, हाँ यस सर। थैंक्स सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।